गुजरात को आज मिलेगी विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राजकोट से 5 एम्स भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री ने देश के सबसे लंबे केबल पुल सुदर्शन सेतु का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने बेट द्वारका और द्वारकाधीश मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री ने मन की बात में नारी शक्ति को किया नमन। ड्रोन दीदी से की बात, कहा हर क्षेत्र में आगे है नारी शक्ति। प्रधानमंत्री की आगामी लोकसभा चुनाव में युवाओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील। कहा चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की अधिक भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक करेगी मजबूत। संदेश खाली जा रही सिविल सोसाइटी की उच्च स्तरीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार। संदेश खाली से लगभग 50 किलोमीटर आगे बोझेरहाट से कोलकाता पुलिस ने की गिरफ्तारी। सभी को पुलिस मुख्यालय लेकर जा रही है पुलिस। गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के दौरे पर चुनावी तैयारियों का करेंगे जायजा। लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मायावती को बड़ा झटका। बसपा के अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने पार्टी से दिया इस्तीफा, भाजपा में हुए शामिल। और इंग्लैंड के बीच आज टेस्ट में पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाए 307 रन। ध्रुव जुरेल ने खेली 90 रन की शानदार पारी। वहीं शोएब बशीर ने लिए 5 विकेट। इंग्लैंड को पहली पारी के आधार पर 46 रन की बढ़त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं मुकुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं एक बड़ी खबर से। जी हां, आपको बता दें पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां संदेश खाली जा रही फैक्ट फाइंडिंग टीम के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें संदेश खाली मामला, जहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम के सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। संदेश खाली से लगभग 50 किलोमीटर आगे बोझेरहाट, जहां से इन सभी सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है और सभी को कोलकाता पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले जाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से संदेश खाली मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बोझेरहाट से फिलहाल इनकी जो गिरफ्तारी है वो की गई है और उसके बाद जो कोलकाता पुलिस का मुख्यालय है लाल बाजार, वहां इन सभी को लेकर जाया जा रहा है। लगातार संदेश खाली मामले की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी संरक्षण के आरोप यहां लगते रहे और एक बार फिर से अगर देखा जाए तो अब फैक्ट फाइंडिंग जो टीम थी उसके सभी सदस्यों को गिरफ्तार यहां किया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, जहां पे संदेश खाली में जो टीम है जा रही थी, लेकिन बीच से ही लगभग 50 किलोमीटर पहले आगे की तरफ बोझेरहाट जगह, जहां से इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। और इस पूरे मामले में जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, क्या ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है? पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है सभी सदस्य को, फैक्ट फाइंडिंग टीम के जो सदस्य हैं? बिल्कुल मुकुल, इन्होंने पहले धरने पे बैठे हुए थे और जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उनको पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और जैसे आपने बता रहे थे अपने रिपोर्ट में कि संदेश खाली से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और स्थिति ऐसा है कि किसी को भी सिवाय वो तृणमूल कांग्रेस की नेता या मंत्री कुछ भी हो,
उनको छोड़ के बाकी किसी को भी आज तक भी, मतलब ये अगर महिलाओं की जो 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 पीड़ा है वो सामने आने के बाद 20 दिन बीत चुके हैं, और इस 20 दिन में किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की जो नेता और मंत्री है उन लोगों को छोड़ के मुकुल। और इनको अभी लालबाजार लाया जा रहा है, उसके बाद क्या रवैया हो क्या ना हो ये इंतजार करना पड़ेगा हमें। जी प्रसन्नजीत, लेकिन किस तरह का रवैया, क्योंकि इसमें पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भी इस जो टीम है फैक्ट फाइंडिंग टीम, इसके सदस्य हैं वो, और जैसा आपने पहले बताया कि पहले उनकी गिरफ्तारी की गई, उसके बाद सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है एक बार फिर से, यानी जो पुलिस प्रशासन है पश्चिम बंगाल का वो भी अपना तानाशाह रवैया यहाँ दिखा रहा है। मुकुल अब अपने एक सही शब्द का इस्तेमाल किया है, ये तानाशाही, मतलब तानाशाही किस स्तर तक चले गए। आप हेडलाइन जब बता रहे थे मैं सुन रहा था कि प्रधानमंत्री नारी शक्ति के बारे में बात किया, और ये नारी शक्ति को किस तरह से बंगाल में पिछले 1.5 महीनों से या पिछले 20 दिनों से खासकर से दबाया जा रहा है, और ये पिछले कई सालों की इतिहास है जो अब उजागर होकर सामने आया है। इस नारी शक्ति को दबाने के लिए जो तानाशाही हम मान सकते हैं कि राजनीतिक दल की तरफ से, सरकार की तरफ से किया जा सकता है, लेकिन पुलिस की तरफ से वो भी सेवानिवृत्ति किसी मुख्य न्यायाधीश को इस तरह से गिरफ्तार करके ले जाना, मतलब किस तरह की तानाशाही सरकार के साथ पुलिस यहाँ पे जारी रखे है, इसका एक उदाहरण आज की इस घटना मुकुल हम कह सकते हैं। जी प्रश्नजीत, क्या माना जाए, शासन का पूरी तरीके से संरक्षण है और उस तरह के ही शायद आदेश इनको लगातार दिए जा रहे हैं जिसके बाद इस तरह की जो स्थिति है वो सामने आ रही है? शासन का पूरी तरह से संरक्षण है। मैं सीधी तरह से डीजीपी राजीव कुमार की बात कह रहा हूं कि इनके साथ शासन का संबंध हम देखे हैं, किस तरह से इनको सीबीआई से बचाने के लिए शासन ने पूरी तरह से मुख्यमंत्री पूरे परिवार के साथ अपने धर्मतला पे धरने पर बैठ गई थी। तो तब से पता है कि किस तरह से यहाँ की पुलिस और शासन के बीच में संबंध है, किस तरह से शासन पुलिस को संरक्षित करके रखे है, और किस तरह से इस तरह की स्थिति में पुलिस शासन के इशारे पे पूरी स्थिति को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं मुकुल। जी प्रसन्नजीत, क्या माना जाए, क्योंकि 50 किलोमीटर आके जब जिस तरह से गिरफ्तारी कर ली गई है तो क्या टीएमसी के नेता ही संदेश खाली की तरफ आके बढ़ सकते हैं? क्योंकि इससे पहले भी जो भी वहां जाने की कोशिश कर रहा है, जो वहां का सच है, जो सच्चाई है, उसको निकालने की जब बात कही जा रही है तो इस तरह की ही स्थिति हम देख पा रहे हैं। फिर चाहे मीडिया कर्मी हो, उनको परेशान किया जा रहा है, दूसरे जो दल हैं वो अगर वहां जाने की कोशिश करें, और अब फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को पुलिस यहां गिरफ्तार कर लेती है। देखिए, एक अजीब से विरोधाभास है पूरे मामले में। एक तरफ ममता बनर्जी के सिखाया हुआ जो 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 बातें हैं वो उनके नेता लोग जो कह रहे हैं, उनके जो स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं कि ये महिलाओं को बाहर से लोग जाके इनको सिखाया गया है कि ये सरकार के खिलाफ बोले। जी अब तो हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से जिससे बाहर के लोग को जाने नहीं दे रहे हो, आप इस तरह से फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोक रहे हो, तो कहां से, क्या विरोधाभास ये समझने की कोशिश करे कि कहां से बाहर से लोग जाके इन लोगों को सिखाएंगे? जहां है सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लोग, जहां तो रहा है सिर्फ तृणमूल की नेता लोग और तृणमूल के मंत्री लोग। अगर सिखाने की बात है तो आप ही लोग वहां पे पूरे कैमरा में धमकी दे रहे हो, कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है कि आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हो, आपके यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, आप जो आरोप लगा रहे हो वो गलत आरोप लगा रहे हो। मुकुल, मैं बताऊं कि ये सारे रिकॉर्डेड है। जो प्रदेश की मंत्री है पार्थ भौमिक और सुजीत बोस कल गए थे, और इनका इस रवैये के कारण गांव की महिलाओं ने हो सके तो इनके ऊपर भी अपना अपना भड़ास निकाल दे कैमरे के सामने कि आप इस तरह से बात कह नहीं सकते। हमारे जो आरोप है वो आरोप कई दिनों से पुलिस के सामने दर्ज कराने की कोशिश किया है, जो किया नहीं गया। अब आके आप लोगों को क्या, हम लोगों को समझाने की कोशिश, ये कैमरा में कैद है, दर्ज है। उसके बावजूद भी तृणमूल का कहना है, डीजीपी का कहना है कि बाहर से लोग जाके वहां पे हिंसा फैला रहे हैं, बाहर से लोग जाके वहां पे महिलाओं को गलत सिखा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये विरोधाभास कैसा है? ये मेरा समझ में नहीं आ रहा है मुकुल।
जी, कहीं न कहीं यानी जो संवेदनहीनता है वो हम देख सकते हैं यहाँ पर। एक ऐसा राज्य है जिसकी मुख्यमंत्री खुद एक महिला हैं और संदेश खाली में जिस हमने देखा जिस तरीके से ना सिर्फ ज़मीन को कब्जाने के मामले में जो एफआईआर हैं वो दर्ज हुई, महिलाओं के उत्पीड़न की बात की जाए, यौन शोषण की बात की जाए, बावजूद इसके शायद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी सकारात्मक या एक जो लोग पीड़ित हैं उनके सपोर्ट में किसी तरह का बयान अभी तक नहीं आया शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं आया मुकुल। आया तो नहीं है, ऊपर से ऐसा लग रहा है कि संदेश खाली लेकर हम जैसे कुछ मतलब बेवकूफ लोगों ने पूरे देश में इसको लेके चिंता जता रहा है। और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और उनके पूरे जो सरकार है वो अपने मस्त है अपने कार्यक्रम में, वो कहाँ टीवी प्रोग्राम में जा रही है, कहाँ क्या कर्म है उसमें। वो एक दिन जो उन्होंने असेंबली के अंदर शेख शाहजहां की साथ दे दिया और उसी दिन पूरे मैसेज अपने पूरे जो शासन की हायरार्की है उनको समझा दिया है कि जैसे भी हो शेख शाहजहां को संरक्षण करना पड़ेगा और जितना दिन हो सके आप संरक्षण करते रहिए, मैं आपके साथ हूं। जी बिल्कुल, लेकिन आखिर देखना होगा कब तक ये जो संरक्षण है वो शाहजहां शेख को मिल पाता है, क्योंकि लगातार कोशिश की जा रही है। हमने देखा ईडी की तरफ से भी समन जो है वो जारी किया गया था। अब देखना होगा कब तक आखिर ना सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार बल्कि टीएमसी के नेता हैं इस तरीके से लुका छुपी खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीवना हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में किस तरह की स्थितियां हैं उनकी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा सांसद रितेश पांडे आज भाजपा में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन में सहयोग देने के लिए बीजेपी के साथ जुड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश को विकसित करने में केंद्र सरकार की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। अंबेडकर नगर से सांसद रितेश पांडे ने आज सुबह ही बसपा से इस्तीफा दिया था। लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो। हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूं। 4 धामों और सप्तपुरियों में से एक द्वारकापुरी में प्रधानमंत्री ने द्वारकाधीश की पूजा की। मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। ये गोमती नदी के तट पर अरब सागर के किनारे पर स्थित है। 5 मंजिला मंदिर काफी पुराना है। इसका निर्माण सबसे पहले श्री कृष्ण के वंशजों द्वारा कराए जाने की मान्यता है। 8वीं शताब्दी के हिंदू धर्मशास्त्री और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य से आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने गुजरात स्थित बेट द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन किए। उन्होंने विधि पूर्वक यहां पूजा अर्चना भी की। बेट द्वारका भगवान श्री कृष्ण का निवास माना जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ओखा और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सिग्नेचर ब्रिज का आज उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल पुल है। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर की है। साल 2017 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसके निर्माण में 978 करोड़ रुपए की लागत आई है। ब्रिज पर 12 व्यूइंग पॉइंट बनाए गए हैं और यहाँ आपको बता दें यह सौर ऊर्जा से जो पुल है प्रकाशित होगा। वहीं ब्रिज को गीता के श्लोक और कृष्ण के प्रतीक चिन्ह जैसे मोर का पंख और सुदर्शन चक्र से सुसज्जित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। पीएम ने कहा कि तकनीक की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सबके जीवन में टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ही बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन और डिजिटल गैजेट हम सबकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से अब वन्य जीवों के साथ तालमेल बिठाने में भी मदद मिल रही है। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है तब एआई की मदद से स्थानीय लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। इसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी ने बघीरा और गरुड़ नाम का ऐप तैयार किया है। बघीरा ऐप से जंगल सफारी के दौरान वाहन की स्पीड और दूसरी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। देश के कई टाइगर रिजर्व में इसका उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज युवा उद्यमी भी वन्य जीव संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन कर रहा है। उन्होंने कहा कि वन्य जीवों के संरक्षण की दिशा में इस तरह के हर प्रयास से हमारे देश की जैव विविधता और भी समृद्ध हो रही है। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व के पास खटकरी गांव में रहने वाले आदिवासी परिवारों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है। ये उनकी कमाई का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। इसी गांव में रहने वाले कोरकू जनजाति के प्रकाश जामकर जी ने अपनी 2 हेक्टेयर जमीन पर 7 कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है। अपने घर के आसपास उन्होंने औषधीय पौधों के साथ आम और कॉफी के पेड़ भी लगाए हैं। इससे पर्यटकों का आकर्षण तो बढ़ा ही है, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर बने हैं। भारत में प्रकृति के साथ तालमेल हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व की भावना से रहते आए हैं। वन्य जीव संरक्षण के साथ तकनीक के जुड़ने से जैव विविधता की रक्षा के साथ ही रोजगार के नए नए अवसर बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपको बता दें, झारखंड की अगर बात की जाए और यहाँ खबर आ रही है, बड़ी खबर। देवघर में सीजीडी के तहत पाइप नेचुरल गैस का उद्घाटन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। अब खासतौर से संथाल परगना प्रमंडल में पीएनजी प्राप्त करने वाला पहला जिला बना है देवघर। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, जहाँ देवघर में सीजीडी के तहत पाइप नेचुरल गैस का उद्घाटन किया गया है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उद्घाटन किया है। संथाल परगना प्रमंडल में पीएनजी प्राप्त करने वाला पहला जिला बना है देवघर। देवघर भौगोलिक क्षेत्र में 3 जिलों के 6 लाख से अधिक घर शामिल हैं जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। पीएनजी और सीएनजी के लिए गोड्डा दुमका भौगोलिक क्षेत्र में गैस नेटवर्क का शिलान्यास अब किया गया है। 6 जिलों के 14 लाख से अधिक घरों तक पहुंचेगी अब पीएनजी और इसका उद्घाटन आज किया। केंद्रीय मंत्री ने 100 से अधिक सीएनजी स्टेशनों का भी निर्माण कराया जाएगा। साथ ही साथ परियोजना के निर्माण में 1750 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, देवघर में सीजीडी के तहत पाइप नेचुरल गैस का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री द्वारा। और इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता तापस का, जो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। तापस, अगर देखा जाए तो अब और लोगों को लगातार सरकार की जो सुविधाएं देने की मंशा है वो फलीभूत होती नजर आ रही है और झारखंड के देवघर में भी उसी का उद्घाटन आज होते ही देखा है हमने। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पहले देखिए पीएनजी और सीएनजी लोग कहते थे कि टियर 1 सिटीज यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या ऐसे शहरों पे ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब टियर 2, टियर 3 जैसे सिटीज में भी इसका हम देख पा रहे हैं इम्पैक्ट पड़ रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि लोगों को दिक्कतें ज्यादा आती थी, खासतौर से जो महिलाएं हैं, जो औरतें हैं, जो काम करती थी घरों में, जो चूल्हा चलाती थी, उनको दिक्कत थी। उज्ज्वला स्कीम के जरिए उससे पहले सहूलियतें दी गई थी और अब इसको और आगे लेके जाया जा रहा है। और जब हम वहां पे ये जब इनॉग्रेशन चला था तो हरदीप सिंह पुरी ने एक महिला से भी बात की जिनके घर पे पहला जो पाइपलाइन गैस आया, उसका गैस आया गया, तो वहां पे भी उन्होंने महिला ने कहा कि इससे हमें कम से कम 20% की बचत, जो फैमिली इनकम की जो बचत है उस होगी, क्योंकि पाइप गैस लाइन जो हम लोग दिल्ली में आसपास के लोग यूज करते हैं, हम सबको पता है कि कितना सस्ता पड़ता है और ये सिलेंडर का झिक नहीं होता, सिलेंडर मिलेगा, अवेलेबल है नहीं है, लेके आना लेके जाना। तो पाइपलाइन गैस जो है एक तरह से जो महिलाएं हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात की तरफ से आया झारखंड में। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है देवघर जैसी जगह जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से पीएनजी और सीएनजी की एक तरह से ये पहुंचेगा और 14 लाख जो घर है उनको फायदा मिलने वाला है इससे। तो ये जो पूरा 6 डिस्ट्रिक्ट है, आप समझिए, कहा जा रहा है कि 2027 तक पूरे के पूरे झारखंड में, अभी जैसे ये गोड्डा, दुमका और ये आपके ये जो देवघर में है, तो ये आसपास के जो इलाकों में ये जो दिया जा रहा है उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, इसके अलावा 2027 तक इस पूरे स्टेट को इसको कवर किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इससे इसकी जो लागत है वो अभी तक तो खैर 1750 करोड़ की है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि और इसको बढ़ाया जाए और ये पूरा का पूरा इलाका इसमें कवर किया जाए। और बिल्कुल, तो जैसे करीब 14 लाख लोग जिन्हें इसका लाभ मिलेगा और पर्यावरण के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तापस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 मार्च को प्रधानमंत्री बिहार के बेगूसराय का दौरा करने जा रहे हैं और खासतौर से पीएम के दौरे की अगर बात की जाए, इसको लेकर यहाँ अलग अलग जो कार्यक्रम हैं वो रखे गए हैं, जिनको लेकर खासतौर से अगर बताई जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं झारखंड की जब हम बात कर रहे थे देवघर की, तो यहाँ जो उद्घाटन आज किया गया है इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए देख लेते हैं। इसका उद्घाटन आज उन्होंने किया है। हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज 2 ऐसी परियोजनाओं का आपने आज इनॉग्रेशन किया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासतौर से इस टियर 2, टियर 3 सिटीज के लिए। नहीं, आपका कहना सही है, पर मैं आपको दिलवाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ सालों में ऐसे निर्णय लिए। उन्होंने एक तो कहा कि जो हमारी प्राकृतिक गैस है और उसका हमारे और गैस का हमारे जो एनर्जी मिक्स में उसका जो प्रोपोर्शन होना चाहिए, उन्होंने चाहा कि 6% से 15% तक ले जाए और वो काम हो रहा है। और इसके कारण जो हमारा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो इसके पिछले बिडिंग राउंड से पहले कोई 90+% था, अब 100% हो गया। तो आने वाले समय देश भर में पाइप नेचुरल गैस लोगों को मिलेगी, उससे बहुत फायदे हैं। एक तो उसका दाम सिलेंडर गैस से कम होगा और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बदलेगी, गैस अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उससे ये भी फायदा होगा कि कंज्यूमर को इसमें फायदा होगा। पर उसके अलावा दी इन्वायरमेंटल पॉजिटिव इन दिस, देखिए पहले हमारी बहनें, हमारी बेटियां किचन में रह के
लक्कड़, कोयला, केरोसिन, these are all very toxic. तो एकदम, और then the cooking time is reduced. So अभी तो आपको जितनी गैस चाहिए गाइए, ऑन करिए और शुरू कर दीजिए, नहीं चाहिए तो बंद। नहीं तो अंगीठी जलाएंगे तो अंगीठी पहले चलानी पड़ेगी, फिर कुकिंग के टाइम फिर उसको बुझानी पड़ेगी उसको, और सारा जो पोल्यूशन होता था। तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी इकोनॉमिक फ्रीडम है वो आप देख रहे हैं, और सिर्फ इसमें नेचुरल गैस में नहीं, बाकी एरियाज में भी सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, देश में जो प्रगति हो रही है, वो देखने को मिली। देवघर और दुमका, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पे पहुंचे। मैं तभी तो नहीं तो मैं फ्रैंकली अगर और कहीं होता तो शायद मैं भी, पर मेरी निशिकांत जी से यही बात हुई, इसमें अपनी एक मैसेज है कि देवगढ़ जैसे जो डिस्ट्रिक्ट में वहां पे आप पाइप नेचुरल गैस पर जाए, उसका भी बहुत फायदा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हरदीप सिंह पुरी जो बता रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण है देवघर और दुमका जैसे जगहों पे भी पाइप नेचुरल गैस पहुंचाना है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें 2 मार्च को प्रधानमंत्री बिहार के बेगूसराय का दौरा करने जा रहे हैं। पीएम के दौरे पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम इस दौरे पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेगूसराय के जमीन पर वो आ रहे हैं। वो अपने कामों से कम से कम 60,000 करोड़ से ऊपर का काम किया है, और जिसके कारण आज रिफाइनरी भी पुनर्जीवित हुआ, डंपिंग यार्ड से पेट्रोकेमिकल्स तक अब जा रहा है। तो उसी के जीर्णोद्धार जितने सारे चीज हुए हैं, फर्टिलाइजर का जीर्णोद्धार हुआ है, एनएच का जीर्णोद्धार हुआ है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। तो प्रधानमंत्री इन्हीं सबका एक तरह से उसका उद्घाटन भी करेंगे और बेगूसराय की जनता को भी संबोधित करेंगे। देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने के लिए अधिसूचित किए गए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 1 जुलाई से लागू होंगे। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर में संसद की मंजूरी मिल गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी 25 दिसंबर को इन कानून को अपनी सहमति दे दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी 3 अधिसूचनाओं के अनुसार नए कानून के प्रावधान 1 जुलाई से लागू होंगे। ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। मोदी सरकार के कार्यकाल में देश का हर तबका लगातार विकास कर रहा है। शहरी आबादी के साथ साथ ग्रामीण आबादी पर भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जिस तरीके से विशेष ध्यान दिया गया है, उसके परिणाम सामने आने लगे हैं। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022 और 23 की रिपोर्ट बताती है कि देश के ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर तेजी से सुधरा है। ग्रामीण क्षेत्र में उपभोग क्षमता में वृद्धि हुई है। 2011 और 12 से 2022-23 के दौरान प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपभोग व्यय दुगना से अधिक हो गया है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO सांख्यिकी और कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी HCES के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान खर्च 1430 रुपये से बढ़कर 2022 और 2023 में 3773 रुपये प्रति माह हो गया है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के एक अध्ययन में ये पाया गया है कि पीएम स्वनिधि योजना की 10,000 की पहली किश्त से प्रत्येक लाभार्थी की वार्षिक आय में 23,460 की वृद्धि हुई है। इस योजना ने कोविड-19 के लॉकडाउन से प्रभावित सड़क विक्रेताओं को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया था, जिसके तहत अब तक 60.65 लाख प्रथम अवधि ऋण वितरित किए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से पीएम स्वनिधि योजना को 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसाय के लिए बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा देना था। शुरुआत में एक लाभार्थी 10,000 रुपये का लाभ उठा सकता है और इसके पुनर्भुगतान पर 20,000 रुपये का लाभ उठा सकता है। दूसरे ऋण को चुकाने के बाद लाभार्थी 50,000 रुपये के तीसरे ऋण के लिए आवेदन करने का हकदार है। पीएम स्वनिधि पोर्टल के आंकड़ों से पता चलता है कि योजना के तहत अब तक 60.65 लाख
पहली बार के ऋण 16.95 लाख दूसरी बार के ऋण और 2.43 लाख लाभार्थियों को तीसरी बार ऋण वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना स्थापित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा ऐसे समय में की जब पंजाब में किसान 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। स्पष्ट है कि सरकार किसानों के सरोकार के लिए हर संभव सुधार लेकर आ रही है। अब तक की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में शुरू की जा रही एक पायलट परियोजना का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भंडारण बुनियादी ढांचे की कमी के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। योजना के तहत अगले 5 वर्षों में 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 700 लाख मीट्रिक टन का भंडारण बुनियादी ढांचा स्थापित करने की योजना है। इससे किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही समय पर उसको बेच भी सकेंगे। इससे उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गोदामों और अन्य कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अतिरिक्त 500 पैक्स की आधारशिला भी रखी। इसके अलावा उन्होंने देश भर में अगर बात की जाए तो ये एक नई पहल जो है वो शुरू की है, जिसके तहत बड़ी मात्रा में जो अन्न का भंडारण है वो किया जा सकेगा। वहीं लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए, इसको लेकर लगातार अलग अलग जो दल हैं वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन देश की जब बात की जाए तो यहाँ देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर-दिसंबर 2023 में शहरी बेरोजगारी घटकर 6.5% हो गई, जो 4 वर्षों में सबसे निचला स्तर है, जबकि महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़कर 25% हो गई। वहीं पुरुष बेरोजगारी दर गिरावट के बाद मात्र 5.8% रह गई है। इन सकारात्मक संकेतों के साथ वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3% की तेजी से बढ़ने की संभावना है। शहरी बेरोजगारी 2022 की समान अवधि में 7.2% और पिछली तिमाही में 6.6% थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 8.6% रही है। यह अक्टूबर-दिसंबर 2022 की तिमाही में दर्ज 9.6% से कम है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की अगर बात की जाए तो उसका जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। गृह मंत्री ग्वालियर, खजुराहो और भोपाल में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह सबसे पहले सुबह ग्वालियर पहुंचकर ग्वालियर चंबल क्लस्टर की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में अमित शाह ग्वालियर, मुरैना, भिंड और गुना संसदीय क्षेत्र के तकरीबन 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर करीब 3 बजे खजुराहो पहुंचेंगे और लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस आयोजन में सागर क्लस्टर के करीब 2300 बूथों के करीब 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। शाम 7 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचकर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध जनों से मुलाकात कर उन्हें संबोधित करेंगे। इस आयोजन में करीब 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। हजारों करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में राज्य आर्थिक अपराध अनुसंधान ने एफआईआर होने के 1.25 महीने बाद छत्तीसगढ़ में छापेमारी शुरू की है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर समेत करीब दर्जन भर ठिकानों में छापेमारी की है। ईओडब्ल्यू की टीम पूर्व मुख्य सचिव विवेक धान, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, सरकारी शराब कंपनी के पूर्व एमडी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर डेभर, आबकारी अधिकारी सौरभ बख्शी, अशोक सिंह, अरविंद सिंह, सिद्धार्थ सिंघानिया, भाटिया डिस्टिलरी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी पहुंची। कुछ महीने पहले शराब और कोयला घोटाले मामले में ईडी ने 2 पूर्व मंत्रियों, विधायकों समेत 100 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में 2019 से 2022 के बीच हुए शराब घोटाले की रिपोर्ट है। इनमें कांग्रेस सरकार में आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा, खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, गुलाब कमरो, शिशुपाल का नाम भी शामिल है। और फिलहाल हम यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए
मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत।